देखिए कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर इस तरीके से आपका दो पैरेलल प्लेट थे, कंडक्टर थे दो ठो, तो इसके ऊपर जो था पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज था और इस वाले पे पूरा आपका निगेटिव चार्ज था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इस तरीके से। और जब मैंने इनका सेपरेशन अधिक कर दिया था, अगर मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस अधिक कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनती नज़र आ रही थी, ऐसे बनती नजर दिख रही थी। जब आप इन दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे बनना शुरू होंगी, जिसको हमने नाम दिया था फ्रिंजेज। क्या नाम दिया था? फ्रिंजेज, जिसको हम फ्रिंज बोलते थे। क्या बोले थे? फ्रिंज। तो अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि कैपेसिटर जो होता है इसमें दो ठो कंडक्टर होते हैं और कंडक्टर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक ठो निगेटिव चार्ज है दूसरे कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाती है? निगेटिव की तरफ। तो कैपेसिटर क्या करता है, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। इतनी कल की बात थी। तो मैंने बताया था कि अगर आप इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा रखेंगे तो फ्रिंजेज बनना शुरू हो जाएंगे, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर होगी इतना, तो इसके वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस होगा, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई हैं? फ्रिंजेज की वजह से इस क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो अगर हम एनर्जी को मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो इसके सेपरेशन को क्या रखेंगे? कम रखेंगे। जितना सेपरेशन को हम कम रखेंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे अंदर ज़्यादा आएंगी कैपेसिटर के अंदर, और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे उतने अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। ठीक है। तो अगर यहाँ देखा जाए, अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर हमारा माइनस क्यू चार्ज है, अब इसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं? पोटेंशियल V वोल्ट की बैटरी से क्या कर देते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये आपका सिंबल होता है किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी का ना जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर जैसे ही इसका पोटेंशियल अगर देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा। पहले आपके प्लस सरफेस पे जाएगा इस वाले कंडक्टर पे चार्ज, और फिर चला जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ जाता है चार्ज वहाँ निगेटिव, और जहाँ से निकलता है वहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस देखने को ये मिला कि अगर जैसे जैसे आप इसकी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। और इसका पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इसके अंदर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना चार्ज इस सरफेस पे बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका चार्ज भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जितना चार्ज बढ़ेगा उतना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी उतने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। तो कहीं ना कहीं आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपका चार्ज है Q, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है कि नहीं? जितना ज़्यादा हम V को बढ़ाएंगे पोटेंशियल को, उतने अमाउंट में चार्ज की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो चार्ज जो है किसका प्रोपोर्शनल है? V का। तो V यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा? V आपका इंडिपेंडेंट है कि चार्ज इंडिपेंडेंट है?
भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, चार्ज उसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप पोटेंशियल को कितना बढ़ाएंगे। तो जितना आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना आपका चार्ज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। जितने अमाउंट में आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतने अमाउंट में चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और आपको पता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो Q अपान V रेशियो का जो कांस्टेंट आया उसको हमने नाम दिया C, और इसी C का नाम होता है कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आपका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। दो रेशियो का, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों रेशियो का क्या मिलता है, जो चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट का नाम होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस। और यहीं से आपका फॉर्मूला एराइज होता है, C इजकल टू लिखते हैं Q/V, और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो Q आपका क्या है, Q जो है ये सरफेस, ये जो आपका ये वाला आपका कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है आपका, Q है। Q क्या है आपका यहाँ पे, कंडक्टर पे चार्ज, और V जो है आपका एक उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और C आपका है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो का कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस है क्या, तो कैपेसिटेंस जो चार्ज आपका कंडक्टर पे है वो, और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस जो बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं वो, उन दोनों के रेशियो का जो कांस्टेंट मिलता है उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। आया समझ में, नोट करिए इतना चीज़। लिखिए उसमें कैपेसिटेंस का डिफिनीशन, इट इज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटेंस में लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कंडक्टर के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, कंडक्टर के, क्योंकि कंडक्टर से ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट है। आया समझ में, मिटाएं। तो जब भी आपको कैपेसिटेंस बोलेगा तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है आपका जो कंडक्टर पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई आप क्या रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से मिलेगा C इजिकल टू Q/V, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। मिटाएं यहाँ पे, आगे देखिए। अगर जरा इसके और आगे चर्चा करें हम तो ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको रिलेशन एराइज किया C इजिकल टू Q/V। तो अगर इसमें से आपको Q अगर मान लीजिए फाइंड करने को आ गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, और आपसे अगर चार्ज पूछे तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से Q इजिकल टू एक और रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Q इजिकल टू CV, जहाँ पे आपका Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस V का। ऐसे लिखते हैं Q इजिकल टू CV, और जब ये चीज़ कांस्टेंट है, अगर Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है तो जब डायरेक्टली साइन हटाते हैं तो Q इजिकल टू क्या लिखते हैं, और यही C आपका काम कर रहा है कांस्टेंट का। किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। तो इसी को हम लिख रहे थे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटेंस, और ये कैपेसिटेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चार्ज और पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कैसा बनना चाहिए इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन,
चार्ज और पोटेंशियल का जो ग्राफ है, अच्छा Q को किस एक्सिस पे रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को किस एक्सिस पे रखेंगे? यहाँ पे किस एक्सिस को रखेंगे? यहाँ भी रहेगा कि यहाँ Q रहेगा? कौन रहेगा? यहाँ भी, यहाँ पे Q। मैंने अभी आपको बताया कि V जो है आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और Q जो है आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे वैसे चार्ज बढ़ रहा था। तो चार्ज किस पे डिपेंड है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट हो गई। तो जब भी आप ग्राफ लेते हैं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखिएगा और डिपेंडेंट क्वांटिटी को, सॉरी, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस। तो आपका ये इंडिपेंडेंट पोटेंशियल भी है, इसलिए इसको रखेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और डिपेंडेंट को हम लोग रखते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ग्राफ आपका सीधा जाएगा ओरिजिन से। तो अगर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप आपको क्या हो जाएगा? c, और यही आपका c क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे आपका कैपेसिटेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ग्राफ इसका आपको पास करेगा ओरिजिन से। हो गया नोट? नोट कर लीजिए इसको। तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस। ठीक है। और ग्राफ इसका आपको एग्जाम में पूछ देगा तो ये भी याद रखिए किसको किस एक्सिस पे रखा जाएगा, अन्यथा आपका ग्राफ गलत काट दिया जाएगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग। यही ग्राफ का मतलब होता है कि आप जब पढ़ते थे 10th में तो वेरिएबल और पढ़ते थे ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप रखेंगे एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे आप वाई एक्सिस पे। नोट करिए इसको। हो गया? ग्राफ को नोट पॉइंट में बनाइएगा। नोट पॉइंट पहला डालिएगा, इसमें 2-3 नोट पॉइंट है, धीरे धीरे चर्चा करते हैं। पहला नोट पॉइंट है ये, तो जब भी आपको ग्राफ मिलेगा 2 रेशियो कांस्टेंट है तो कहाँ से जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन। मिटाएं। नोट पॉइंट दूसरा देखिए क्या है। नोट पॉइंट दूसरा क्या है? अभी मैंने रिलेशन आपको पढ़ाया कि C इजकल टू होता है Q/V, और ये चीज़ आपका क्या है? C कांस्टेंट है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर चार्ज को डबल कर दें, चार्ज को क्या कर दें? डबल कर दें, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा? कांस्टेंट है वो। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप चार्ज तभी डबल होगा जब ये भी चीज़ क्या होगी? डबल होगी, क्योंकि चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अगर चार्ज डबल हुआ है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ होगा? डबल हुआ होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो चार्ज भी डबल। तो जब ये भी डबल और ये भी डबल तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, और ये रिमेंस आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल आपको फंसाया जा सकता है कि अगर चार्ज की वैल्यू डबल हो गई तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका? कोई इफेक्ट नहीं, आपका कैपेसिटेंस रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब है कि चार्ज, ये कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करता है Q पे, डिपेंड करता है V पे नहीं, इन दोनों के रेशियो का कांस्टेंट है वो आपका कैपेसिटेंस। आया बात समझ में? चलिए तो लिखिए नोट पॉइंट दूसरे में चार्ज, अरे सॉरी कैपेसिटेंस। नोट पॉइंट दूसरे में लिखिएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ड्यू टू changes the value of, due to changes the value of
ड्यू टू चेंजेस द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर and potential difference across it, and potential difference across it। C आपका कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो का। तो इन दोनों के साथ कुछ भी खिलवाड़ करेंगे, अगर आप पोटेंशियल को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो चार्ज भी आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब दोनों बढ़ गए तो कैपेसिटेंस आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए कैपेसिटेंस आपका चार्ज और पोटेंशियल के चेंज होने से कोई अफेक्टेड नहीं होता है। आया बात समझ में? चलिए अब तीसरा नोट पॉइंट देखिए। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ आपको जरा सा दिखाता हूं, ये मान लेते हैं कैपेसिटेंस और ये है आपका Q, ठीक है। ये कैपेसिटेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग Q की वैल्यू होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा C वर्सेस Q का, कैपेसिटेंस वर्सेस चार्ज का, मतलब चार्ज की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, चार्ज की वैल्यू क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो चार्ज की वैल्यू को बढ़ाने से आपके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका ग्राफ बनेगा। नोट नंबर 3 है, इसको नोट कर लीजिए, C वर्सेस Q। अगर ये C वर्सेस B होता तब भी आपका यही ग्राफ बनता, क्योंकि कैपेसिटेंस आपके किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे ग्राफ आपका पैरेलल जाएगा। हो गया? तो अभी आपको मैंने 3 चीज़ सिखाया। पहला, कैपेसिटेंस आपका चार्ज ऑन कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या है? रेशियो है। और कैपेसिटेंस आपका क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। आप चार्ज को डबल ट्रिपल कुछ भी करिए, चाहे पोटेंशियल को, उस पर चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसा पहले था वैसा भी अभी रहेगा। आप कुछ भी बदल लीजिए चार्ज और पोटेंशियल में, ठीक है। तो चार्ज और पोटेंशियल जो Q है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी था, तो इसका ग्राफ कहाँ से पास कर रहा था? ओरिजिन से। और C वर्सेस Q, तो आप Q को बढ़ाते जाइए, कैपेसिटेंस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका ये ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आया समझ में? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं इसको। अब अगला हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हो गया? देखिए यहाँ पे अभी मैंने रिलेशन आपको पढ़ाया, C इजगल टू क्या था? Q भी था। जरा एक मिनट ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर कैपेसिटेंस की आपसे यूनिट पूछा जाए तो इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलम। और पोटेंशियल का जूल पर कूलम। कैसे हो जाए? अगर इस चार्ज का यूनिट है तो कूलम्ब हो जाएगा, और पोटेंशियल होता है V इक्वल टू W अपान में Q। तो Q ये आपका कूलम्ब है, ये W क्या होता है? जूल, और ये भी आपका क्या होता है? कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का? जूल। और एक इसी का यूनिट होता है जिसको अदर यूनिट जो बोले वो होता है आपको फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराड।
क्या बोलते हैं इसको, FARAD, फैराडे पढ़ते हैं इसको ना। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस वो होता है फैराड। फैराड आप हमेशा याद रखिएगा, इसी का यूज किया जाएगा इसमें। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो हो जाएगा फैराड। अच्छा, अगर 1 मिली फैराड है, 1 मिली फैराड, उसको फैराड में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर कहीं साइड में लिख लीजिएगा, अगर 1 मिली फैराड दिया हो आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -3 फैराड, और 1 माइक्रो फैराड दिया है तो इसको 10 के पावर -6 फैराड लिखेंगे। और अगर 1 पीको फैराड देगा तो आप इसको फैराड में रखिएगा, 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। मिली को 10 के पावर -3 से, माइक्रो को 10 के पावर -6, पीको आएगा तो 10 के पावर -12, नैनो रहता है तो 9 आया। ये हो गया कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड। क्या हेडिंग डलवाए हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ना, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है। तो इसके सेंटर से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लाया गया था, याद है कुछ? पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। तो इस स्फेरिकल की वजह से इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा आपका, KQ/R, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, Q है, तो इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। अब देखिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं Q/V इज इक्वल टू R/K, लिख सकते हैं। Q/V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R/K। यहाँ समझ में आ रहा है, Q/V को लिख सकते हैं R/K। तो यहाँ देखिए जरा, R/K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/V, और ये Q/V अभी आपने क्या फाइंड किया था, C कैपेसिटेंस, तो Q/V आपका हो जाएगा C, और ये आपका R हो जाएगा। और आपको याद होगा 1/K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4πε0 लिख सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू होता है आपका 1/4πε0। तो 1/K को क्या लिख सकते हैं, 4πε0। तो क्या इस 1/K की जगह पे लिख सकते हैं 4πε0? तो ये हो जाएगा आपका C की वैल्यू 4πε0, और इसका हो जाएगा रेडियस R। तो अगर आपका कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होता है 4πε0, और उसके रेडियस R। नोट कर लीजिए। अब एक नया हेडिंग डालिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंप लगाइएगा इसको जरूर से जरूर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है एग्जाम वगैरह में, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, जैसे मैंने आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर था तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना आया था, 4πε0 आर आया था। अब उसी तरीके से जैसे आपका कोई कैपेसिटर है और उसमें आपके दो ठो कंडक्टर हैं जिसको हम पैरेलल प्लेट बोलते हैं। अब पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा, यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर पैरेलल प्लेट है आपको तीन तरीके के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट। तीन प्रकार के आपके कैपेसिटर हैं, लेकिन आपको सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में एक बस यही पढ़ना है, पैरेलल प्लेट, ठीक है। और यही आपको एग्जाम में आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी वजह से आप कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, जरा उस स्टेप्स को लिखिए, फिर आपको बताते हैं कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। लिखिए स्टेप्स टू, हेडिंग डालिए उसमें, स्टेप्स टू फाइंड कैपेसिटेंस, स्टेप्स टू फाइंड कैपेसिटेंस। पहला स्टेप्स लिखिए, असाइन ASSING, असाइन प्लस Q एंड माइनस Q ऑन कंडक्टर्स। जो आपके दो कंडक्टर दिए गए हैं पैरेलल प्लेट पे, पहले वाले पे आप प्लस Q असाइन करिए रखिए और दूसरे वाले पे माइनस Q। जब भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा पैरेलल प्लेट की वजह से, तो पहले वाले पे प्लस Q रखिएगा और दूसरे वाले पे माइनस Q। पहला स्टेप हो गया आपका ये। दूसरा स्टेप लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर्स हो गया। अब जो ये दो कंडक्टर्स दिए गए हैं आपको, प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों की वजह से उसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन आया था। एग्जाम में दिए थे, टू पैरेलल प्लेन शीट्स है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आया था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में। तो पहला स्टेप में आप दोनों कंडक्टर पे प्लस और माइनस Q रखिएगा और उसके बाद उसके बीच में, कंडक्टर के बीच में आप क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तीसरा स्टेप लिखिए, यूज E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। यूज E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr एंड फाइंड V। पोटेंशियल फाइंड करना है आपको। इसका यूज करके क्या फाइंड करेंगे आप, V को। आए समझ में। तो पहले स्टेप आपको करना है कि दो चार्जेज को अलग अलग कंडक्टर पे प्लस Q और माइनस Q, फिर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और फिर आपको यूज करना है E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। और आपको इसी की रिलेशन का यूज करके आपको ये चीज़ फाइंड हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का सेपरेशन दिया रहेगा तो dV इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, E डॉट dr। तो V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वहाँ से आप। अब आप फाइंड करेंगे V। चौथा स्टेप लिखिए और उसके बाद आप फाइंड कर लेंगे चौथे स्टेप में कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। देखिए Q आपको दिया रहेगा कंडक्टर पे और V आपको इस रिलेशन से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आपको कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको चार्ज तो पता रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको।
तो कंडक्टर जो दिया है पहले आप उस पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू रखिएगा, उनके बीच का इलेक्ट्रिक पता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आप ई की जगह पे क्या रखेंगे सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और आपको दोनों के बीच का सेपरेशन दिया रहेगा और वहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल, और उसके बाद आप C इक्वल टू लिख देंगे Q बाई V। आए समझ में? तो इस तरीके से आपका कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। आए समझ में? चलिए अब हेडिंग डालिए, हो गया पैराफ्रेट कैपेसिटर ना। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम दो कंडक्टर चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? दो कंडक्टर। पहले वाले कंडक्टर पे कौन सा चार्ज रखेंगे? प्लस क्यू। पहले स्टेप में क्या रखेंगे? इस पे प्लस क्यू, और इस वाले पे रखेंगे हम लोग माइनस क्यू। और मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? D है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका हो गया कि आपके कंडक्टर था दोनों पे, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू। तो यहाँ आपका इस पे पूरा कैसा चार्ज रहेगा? प्लस, और इस पे आपका पूरा रहेगा माइनस। और यहाँ हमने किससे कनेक्ट कर दिया इसको? अच्छा, अगर मान लीजिए इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थिंग। क्या कर दिया मैंने? अर्थिंग कर दिया। तो इस वाले पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू, तो इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? कल बताया था मैंने सरफेस जीरो। नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो इस वाले पे जीरो, तो इस वाले पे प्लस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू, और इस वाले पे। तो आप लोग पढ़े होंगे जो सरफेस अर्थिंग से कनेक्ट रहता है वहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया जाता है? जीरो। ये बात सही है कि नहीं? जहाँ अर्थिंग वहाँ सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। और आपको इस वाले कंसेप्ट से भी फाइंड कर लिया गया, इस वाले पे क्या है आपका? जीरो। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब हमको फाइंड करना है दूसरा स्टेप। इसके वजह से बिटवीन, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फिर माइनस क्यू की वजह से इसी की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से भी होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको मान लेते हैं E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड बिटवीन, वो होगा आपका E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई, तो आधा आधा जोड़ के कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना नोट करिए पहले। अब देखिए, तो सबसे पहले दोनों पे चार्ज रख दिए और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या फाइंड कर लिया? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको टारगेट क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल फाइंड हो जाए तो हम लोग C इक्वल टू क्या लिख देंगे? Q बाई V। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ देखिए, क्या इस E को हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A। ऐसा समझ में? तो यहाँ मैंने कैपिटल Q लेते हैं, यहाँ भी क्या ले लेते हैं? कैपिटल Q। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A। तो यही मैंने रख दिया है E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया। अब चलते हैं पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए मैंने आपको रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या था? मिटाते हैं यहाँ पे, E इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू होता है, हमको पता है, माइनस dV डिवाइडेड बाई dr।
तो dv को लिख सकते हैं माइनस ई डॉट टी आर, और dv इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई डी आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं। अब देखिए इस dr की वैल्यू कितना मैंने रखा था, d डिस्टेंस लिया था, सेपरेशन दोनों के बीच का क्या था, d। तो अगर देखा जाए यहाँ से फिगर फिर से बनाना पड़ेगा ना, अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है और यहाँ पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ माइनस है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आया था, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि दोनों E1 और E2 का डायरेक्शन इधर ही था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, इसी साइड जाएगा। तो डिस्टेंस भी आपका इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा आपका 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से आपको dv की वैल्यू मिल जाएगा माइनस ई डी आर, आए समझ में। और यहाँ मैंने कनेक्ट कराया था अर्थिंग, क्या कनेक्ट कराया था, अर्थिंग। तो अर्थिंग के केस में इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, इस केस में इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। और मान लेते हैं ये वाला आपका हो जाएगा, अच्छा जरा ये बताइए, इस वाले पे प्लस क्यू है, इस वाले पे माइनस क्यू है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा कि ये वाला, प्लस क्यू वाला हायर पोटेंशियल है कि ये माइनस वाला, माइनस हायर पोटेंशियल है। अरे जी प्लस चार्ज इसका पोटेंशियल अधिक होगा, ऐसा जाया। तो इसका मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है v है, और ये है आपका हायर पोटेंशियल। तो करंट आपका कहाँ से कहाँ जाता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और लोअर पोटेंशियल में आप तो ये गड़बड़ी कर दिए कि अर्थिंग लगा दिए, तो और ही 0 घट के लोअर हो गए, तो पोटेंशियल क्या हो गया इसका 0। और इस सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है v है, क्या है यहाँ पे v। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि अगर मान लेते हैं ये आपका v1 है, तो v2 जो है आपका लेस देन किससे है, v1 से है कि नहीं है, ये v1 और ये v2। तो इस केस में आपकी v2 की वैल्यू लेस देन है v1 से, किससे है। तो जो यहाँ पे डेल्टा भी आपको मिलता है वो क्या मिलता है v2 माइनस v1। तो इस केस में आपका डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्या होगा, v1 v2 से अधिक है, निगेटिव होगा। तो डेल्टा भी आपका यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यानी dv की वैल्यू आपका निगेटिव होगा कितना v2। देखिए यहाँ पे इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे v2 माइनस v1। v2 आपका 0 पोटेंशियल पे और v1 आपका v पोटेंशियल पे है कि नहीं। v1 जो है v2 जो है आपका 0 पोटेंशियल पे है और v1 आपका v पोटेंशियल पे है। तो v2 माइनस v1 करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस ई डी आर। तो ये हो जाएगा माइनस v और ये हो जाएगा माइनस ई, और डी आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं d ले लें, इनके बीच का सेपरेशन कितना है d। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v इजकल टू मिलेगा e कितना आया था q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा d। यहाँ से आपको फाइंड हो गया v, आया समझ में। तो इस रिलेशन का यूज करके मैंने क्या फाइंड कर लिया v। तो आपको c इक्वल टू q अपॉन v पता है रिलेशन, तो आपको यहाँ से v भी मिल गया और आपको यहाँ पे q पता ही है, प्लस q है और ये माइनस q। तो इन दोनों एक मैग्नीट्यूड रख देंगे q, 2a एप्सिलॉन नॉट, आपको क्या मिलेगा d। चाहिए हमको c की वैल्यू, किसकी चाहिए c की वैल्यू। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं q बाई v लिख सकते हैं।
और V की वैल्यू क्या आया है आपके पास, Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये है D। तो Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो यहाँ पे रिलेशन आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। Q से Q आपका हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? कहीं तो गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आया था सिर्फ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो C की वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। नोट कर लीजिए इसको। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। गलती से लिख दिए थे वहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे, तो ये जो कैपेसिटेंस आया है आपका C, ये किसकी वजह से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। ये जो कैपेसिटेंस C है पैरेलल प्लेट की वजह से, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ, एरिया किसका है, ये एरिया कंडक्टर का है कि नहीं एरिया। अगर इसकी एरिया मान लीजिए A है और इसका भी एरिया क्या मान लेते हैं A, तो ये जो एरिया A है ये कंडक्टर की एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्रीज किसको बोलते हैं। मैंने बताया था कि अगर ये एप्सिलॉन है केवल, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर समझिएगा। और ये डी सेपरेशन बिटवीन कैपेसिटर। तो लिखिए अगला नोट पॉइंट में, फैक्टर्स मिटा देते हैं इसको, फैक्टर्स ऑन विच, इसको नोट कर लीजिएगा, फैक्टर्स ऑन विच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फैक्टर्स ऑन विच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, वो आपका पहला इसमें लिखिएगा फैक्टर में, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर्स। कैसे, डायरेक्टली डिपेंड करता है ना जी। और दूसरा आपका डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट, सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, वही कंडक्टर। तो ये जो C होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा D का। और तीसरा आपका डिपेंड करेगा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, वही परमिटिविटी वाले पे। ये आपके फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है। हो गया? तो जब भी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देगा और उसकी वजह से आपको कैपेसिटेंस पूछेगा, तो आप 4 स्टेप्स याद रखिएगा। C के लिए आपको फार्मूला पर देखिए क्या है, C का फार्मूला Q अपान में V है। तो आपको Q तो 2 कंडक्टर पे दे दिया, आपको सिर्फ क्या चाहिए, पोटेंशियल V। तो उसके लिए आपको कंडक्टर के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया जाए, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है,
आपके अंदर उसी के दो कंडक्टर के बीच में, तो वहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच आपको रिलेशन पता है और कंडक्टर के बीच का सेपरेशन भी पता है, तो E इजकल टू होता है -dV/dr, ये रिलेशन पता है। वहाँ से आपको E पता हो गया है, R पता ही है, आप dV इजकल टू लिख दीजिए -E.dr, और जहाँ पे आपका प्लस वहाँ पे हायर पोटेंशियल, और मैंने उसमें अर्थिंग लगा दिया था, तो इस सरफेस इस कंडक्टर की पूरी पोटेंशियल क्या हो गई, 0। तो आप V2 - V1 कर दीजिएगा dV की जगह पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, D है, और एरिया किसका है, कंडक्टर का है, किसका है, कंडक्टर का है। वहाँ से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू Q/, में भी फाइंड कर लेंगे, और ये है आपका A/0/D। ए है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, जो दो कंडक्टर लिए उसकी एरिया है, और एप्सिलॉन, और ये डी जो है सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर का है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम का है। किस मीडियम में दो कंडक्टर को आप रखे हैं, तो आपके सिलेबस में दोनों पढ़ना है। अगर मीडियम के साथ कंडक्टर है तो कैसा होगा, और उसके बिना है तो भी कैसे होगा, कैसे इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसको इसके आगे जिक्र करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल है, एक दो तो करा देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, चलिए ऐसे ही पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। देखिए बेटा, इसको जैसे मान लीजिए ये आपको दो ठो कंडक्टर दिया गया है, इसकी एरिया है A और इसकी भी एरिया कितना है, A है, और दोनों के बीच का सेपरेशन D है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपको मिलेगा कैपेसिटेंस वो कितना हो जाएगा, A/0/D। मेरा सवाल क्या है कि अगर इस प्लेट की एरिया को कम कर दे, A/2 कर दे, और इनके बीच का सेपरेशन को भी D/2 कर दे, और इसकी एरिया A/2 कर दे, तो C' क्या कितना होगा। और इस सेपरेशन D/2 हो गया, एरिया A/2, ये भी A/2, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यू कैपेसिटेंस कितना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया जितना कम किया उतना डिस्टेंस को भी क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो मतलब C' की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस केस में आपकी C' की वैल्यू हो जाएगी A/0/D, जो बराबर किसके होगा, C के। आया, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बेटा। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए कैसा है। इस तरीके से आपको कंडक्टर दिया है, ठीक है। पहले जो था आपका वही ओरिजिनल समझ लीजिएगा, ठीक है। जो पहले था कंडक्टर पहले वैसे ही है। अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, अगर उसी कंडक्टर को हम ऐसे दो पैरेलल प्लेट जो हैं उनको हम इस तरीके से कर दें, और इसकी एरिया मान लेते हैं A/2, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन सब वही है। अब आपको बताना है C' की वैल्यू क्या होगी। इस पूरी की एरिया A/2 है, D वैसे ही है, D डिस्टेंस सेम रख, बस एरिया कम किया गया। फिर पहले आपका कंडक्टर वैसे ही था जैसे था, अब बाद में इस कंडक्टर को हमने ऐसे कर दिया है, एक प्लेट को ऐसे और दूसरे प्लेट को ऐसे। इसकी एरिया तो वही है, A/2 ही है। बताइए कितना होगा।
सी डैश कितना होगा? अगर मान लीजिए इसकी एरिया ए है, कितना है? ए है, और इसकी एरिया a/2 है। अब बताइए, चलिए इसकी एरिया a/2 है और इसकी एरिया a है, सी डैश आपको बताना है। डी वही से डिस्टेंस है, सेपरेशन वही है। ट्राई करिए, देखिए अगर ये वाला इसको अगर मिला देते हैं इस तरीके से, और इसकी पूरी एरिया कितना है? ए है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? a/2, और ये भी आपका एरिया हो जाएगा a/2। तो इतने कवर आप जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, इतने का एरिया कितना है? a/2, तो इतना एरिया a/2, तो पैरेलल ये भी एरिया कितना हो जाएगा? a/2। तो यहाँ से आपको सी डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a/2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी, तो सी डैश हो जाएगा c/2। आया समझ में? अगर ये इतने के एरिया a/2, तो पैरेलल इसके एरिया में कितना हो जाएगी? a/2। और ये आपको इसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ही नहीं, ऊपर भी नहीं बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नीचे भी नहीं बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ आपके फ्रिंजेज भी नहीं बनेंगे। तो सिर्फ इतने इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा और वो हो जाएगा c/2। एरिया को मैंने आधा किया, एरिया क्या कर दिया था? आधा। जब एरिया आधा करेंगे तो कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड है। देखिए यहाँ पे एरिया को अगर आधा क्या हुआ, डिस्टेंस वही है, सेम है। हाँ, ये जो देखिए सी डैश जो आया है वो आया है a/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप डिवाइड कर रहे हो इसी डिस्टेंस d से, ये तो आपका मैथमेटिकली ना 2d आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ की इक्वेशन भी वही बता रहा है आपको कि एरिया ऑफ प्लेट अगर आधा करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी क्या होगा? आधा होगा। और उनके सेपरेशन अगर आप आधा करेंगे तो ये उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, इन्वर्सली है। तो अगर ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा, और इसका जितना ये कम होगा उतना भी ये कम होगा। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d। अच्छा जरा ये ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन से आपको समझाते हैं। बेटा इसको ना थोड़ा सा देखिए, आपको फील दिलाते हैं कुछ नई चीज। इक्वेशन सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए क्या है, C = a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या है? d है, और ये C जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d का। मतलब आप डिस्टेंस को जब कम करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। कैपेसिटर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो इतना एनर्जी आप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अब डिस्टेंस इसका अधिक कर देंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाने लगती हैं फ्रिंजेज के पट्टर में, तो वहाँ एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। तो जब एनर्जी का लॉस तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो जरा इस रिलेशन से देखिए, तो अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब उसमें चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? आ रही हैं। तो उतने अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर इसी डिस्टेंस को आप अधिक मतलब कम कर दें, बढ़ाते जाए डिस्टेंस को बढ़ा दें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटर एनर्जी क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, और वही फ्रिंजेज आपका बनना शुरू होगा। इसी रिलेशन से वहाँ समझाया गया था, और ये मैथमेटिकली उसका प्रूफ है। कैपेसिटेंस 1/d, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। और जितना कैपेसिटेंस कम होगा आपका चार्ज पर यूनिट रेशियो, और कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस पर। तो
तो आपका कैपेसिटेंस का मतलब ये है कितना उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी और उतना ही आपका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रिंजेज के एराइज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आया समझ में? चलिए कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, आज रहने दे।